नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हम एक और बार मिल रहे हैं एक और नए वीडियो में बहुत ही बड़े अपडेट के साथ, जो कि आपके सीआरपीएफ के अंदर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि आपके केंद्र सरकार के अंदर होती है, उसके लिए 1,30,000 तक वैकेंसी पर जॉब निकले हैं। ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में वैकेंसी निकले हैं। यानी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो पक्का आपको इसके लिए जॉब जो है वो मिल ही जाएगी। पे स्केल भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है, और साथ में जो है इसके लिए हम जानने वाले हैं एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, मतलब कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी जो है पढ़ाई चाहिए इसके लिए, मतलब कि आप 10th पास 12th पास कौन इसको भर सकता है, इन फॉर्म्स को कब इसका, अब इसके नोटिफिकेशन के लिए आपको बता दूं कि अभी जो है फिलहाल में कोई नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड नहीं आया है, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया है इस जॉब से रिलेटेड कि कितनी जो है वैकेंसी रहेंगे। मतलब कि ये बता दिया गया हमें कि टोटल नंबर ऑफ कितनी वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, जो अब भारत सरकार जो है आपको इतने पदों पर जॉब देने वाली है। ये जॉब जो है आपके कांस्टेबल की पद के लिए रहेंगे। हम वही जानने वाले हैं जो आपका ग्रुप सी और डी ऐसे पोस्ट के लिए जॉब है। बहुत ही अच्छे खासी जॉब होती है ये। इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और कब तक जो है इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भी हम जानने वाले हैं। देखिए, इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, मतलब कि आपके भारत का जो गृह मंत्रालय होता है वो ये चीज़ निकालता है नोटिस इससे रिलेटेड। ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो भारत का राजपत्र होता है, मतलब कि वो सारे न्यूज़, वो सारा कुछ जो कवरेज, जो कि भारत के अंदर कोई भी ऑफिशियल तरीके से कोई भी न्यूज़ होता है जॉब से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसके लिए जो नोटिस निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का राजपत्र। तो इसके अंदर वो चीज़ निकाली गई है, उसमें आपको बताया गया है जो छः पेज का पूरा फाइल है, नोटिस है, उसके अंदर ये साफ साफ आपको बताया गया है कि 1,00,000 लगभग 29,000 1,29,000 के लगभग यहाँ पर जो है जॉब है आपके सीआरपीएफ के अंदर, जो कि एक सरकारी नौकरी है, जो कि बहुत ही अच्छी नौकरी है। तो इसके बारे में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भारत का राजपत्र के अंदर ये चीज़ आई है। हालांकि आपके कुछ समय बाद ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा, जिसमें उसके बाद ही आप जो है इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के अंदर ही आपका इसमें लिखा हुआ होगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। आपको बता देता हूँ, इसमें आपका जो है एग्ज़ाम होगा, उसके लिए अलग सिलेबस होगा, सिलेबस बाद में आएगा नोटिफिकेशन के अंदर। सेम ये आपका समझ सकते हैं जनरल ड्यूटीज़ और बहुत सारे जो पोस्ट हैं उनके लिए जॉब है। हम इसके बारे में सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये नोटिस आपका, इसी नोटिस के अंदर हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये नोटिस है। हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, रीड करेंगे, और हिंदी में डिस्कस करेंगे, जिससे ये आपको दोनों लैंग्वेज समझ आ सके। ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम हम इंग्लिश वाले फॉर्मेट में जा रहे हैं, उसमें हम डिस्कशन जो है करने वाले हैं। देखिए, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नोटिफिकेशन आया है 5 अप्रैल को, यानी कि 5 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आता है, वो बाद में आएगा। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है आपका, जो 5 अप्रैल को आया है हमारा इस जॉब से रिलेटेड। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर confirmed by subsection 1 of section 18 of the Central Reserve Police Force Act 1949, 66 of 1949, and in sub super session of the Central Reserve Police Force Group C, General Duty Technical Tradesman Cadre Recruitment Rules 2010 in so far as they relate to the post of general duty cadre constable, except as respects things done or omitted to be done before such supersession. The central government hereby make the following rules regulating the method of recruitment to the post of constable general duty in group C post। ये ग्रुप सी की पोस्ट होंगी, जिसके अंदर आपका जनरल ड्यूटी होगा। जनरल ड्यूटी जिसको हम जीडी बोलते हैं, और ये
जनरल ड्यूटी काडर और इसके अलावा इन द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के अंदर। मतलब आप इतना समझिए सीआरपीएफ के अंदर हमारा 1,29,000 के लगभग यहाँ पे पोस्ट पर जॉब रहेगी, जो कि जनरल ड्यूटीज़ हो सकती हैं, टेक्निकल की पोस्ट की हो सकती है, ट्रेड्समैन की हो सकती है, इन सब से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देता हूँ, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल सीआरपीएफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी काडर ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2023। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्लासिफिकेशन और पे मैट्रिक्स की कितनी यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी काम करने की, उसके बारे में भी हम जो है बात करने वाले हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट, its classification and the level in the pay matrix attached in thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed टू दीज रूल्स। देखिए इसी नोटिस के अंदर आपको बता दूं, जो आपका यहाँ से आगे चल के हम देखेंगे पे स्केल भी हमें यहीं पे देखने को मिलेगा, कितना पे स्केल है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड मतलब कि किस तरीके से यहाँ पे भर्ती होने वाली है, किस तरीके से ये जॉब आपको मिलने वाली है वो बताऊंगा। साथ में एज लिमिट बताऊंगा, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सब देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो है ये भी हम कॉलम 5 से लेके 13 तक इसी के अंदर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। सेम इसी नोटिस में हमें वो पेज नीचे को देखने को मिलेगा। अब देखिए मेंटेनेंस बताए तो एवरी पोस्ट रिमेन्ड अनफिल्ड एंड एवरी वैकेंसी दैट मे अराइज देयर आफ्टर शैल बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस एज स्पेसिफाइड इन द सेड स्केड्यूल एंड द प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे बोला गया मेंटेनेंस मतलब ये है कि अब ऐसा होता है, मान लीजिए कि सारी पोस्ट पे जॉब आपने फॉर्म भर दिया, जॉब यहाँ पे मिल गई, अब फिर भी ऐसा होता है आगे चल के कि यहाँ पे कुछ वैकेंसी खाली रह जाते हैं, जॉब खाली रह जाते हैं। जैसे लिखा भी है एवरी पोस्ट रिमेन्स अनफिल्ड एंड एवरी वैकेंसी दैट में अराइज देयर आफ्टर शैल बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एज स्पेसिफाइड सेट स्केड्यूल। तो जो खाली रह जाएंगे बाद में, जो भरी जाएंगे और खाली करे जाएंगे, वो सारा कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि उसको किस तरीके से बाकी जो सारी वैकेंसी है उनको कैसे भरनी है, वो देखेंगे, उनके हिसाब से रूल रहेगा सिलेक्शन से रिलेटेड। अब सीनियोरिटी है यहाँ पे, सीनियोरिटी शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द CRPF 1995 एंड 1955 एंड जनरल इंस्ट्रक्शन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि हर चीज़ जो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस इस जॉब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देखने वाली है आपकी। अब डिस्क्वालिफिकेशन हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, जो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, हु हैज़ एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पूस लिविंग। मतलब कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप जीवन साथी हैं कोई आपकी और आप उनके साथ रहते हैं, तो ऐसे में आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि आप शादीशुदा हैं और एक जीवन साथी के होते हुए आप दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, मतलब दूसरे के साथ भी आप अफेयर या बातचीत ऐसा कुछ है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें भी इसमें आप दोनों ही कंडीशन में एलिजिबल नहीं है। Provided that the central government may, if satisfied that must such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds of doing so to exempt any person फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस रूल। मतलब देखिए अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट है, अगर जो मैरिड पर्सन होंगे चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर वो चाह रहे हैं इसके लिए अप्लाई करना, तो उनके लिए अगर पर्सनली अगर कुछ लॉ होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो उस लॉ के हिसाब से आप अगर फुलफिलमेंट होते हैं, वो कंडीशन फुल करते हैं जो मांगी जा रही हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा इस पोस्ट के लिए। जो मैरिड कैंडिडेट होंगे चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो मैंने ऊपर आपको बताया कि नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इस जॉब को करना, तो इसके लिए आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लॉज हैं जो आपके वो मैरिड कपल्स के लिए हैं अप्लाई करने के लिए। अगर वो लॉ आप फॉलो करते हैं, वो उस लॉ में आते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। तो ये हमें कब पता लगेगा, जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा, तब हमें ये बात एक्चुअल में क्लियर हो जाएगी। इन एलिजिबिलिटी ऑफ नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि जो कि भारत के निवासी नहीं है, भारत के बाहर दूसरे देश से किसी भी देश से होंगे, तो उनको ये नहीं मिलेगी जॉब, यानी वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद अ प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन राइटिंग बी अपॉइंटेड अंडर दीज रूल्स।
provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान इन द फोर्स। देखिए यहाँ पे अभी बता दिया गया है, नेपाल और भूटान, जैसे हम जानते हैं कि नेपाल और भूटान हमारे जो कंट्री हैं, वहाँ के लोगों को भी हम कभी कभार क्या करते हैं, हम उनको भी जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, उनको भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जॉब होती हैं तो उसमें हम फॉर्म भरवा लेते हैं, उनको भी हम जॉब दिलवा देते हैं या हम उनकी भी जो है जॉब लगवा देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि दूसरे कंट्री वाले लोग हैं जो, उनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उनके लिए क्या रूल्स हैं, तो ये भी नोटिफिकेशन में आएगा। हालांकि हमें लग रहा है कि नेपाल भूटान में जो कैंडिडेट होंगे जो फाइनली परमानेंटली शिफ्ट हो गए इंडिया के अंदर, तो वो शायद इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ रूल हमें देखने को मिल रहा है। सुपर एनुएशन यहाँ पे ये है कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दीज रूल्स शैल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही और शी अटेन द एज ऑफ 60 ईयर और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अब ये सुपर एनुएशन मतलब ये होता है कि कब आपकी जॉब पूरी हो जाएगी, कब रिटायरमेंट होगी यहाँ से, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका ऐसा होगा, जैसे ही आप 60 ईयर को रीच कर रहे होंगे, मतलब कि आप जैसे मान लीजिए आज जनवरी का मंथ चल रहा है 2023 का, और आप मान लीजिए फेब्रवरी 2023 के अंदर जो है 60 ईयर के होने वाले हैं, ये आपको पता है। तो इसमें क्या होगा कि आप 60 ईयर होने वाले होंगे 60 ईयर के जिस भी महीने में, उस महीने के अंदर अंदर ही आपको जो है उस महीने के अंदर या उससे पिछले वाले महीने की लास्ट डे पर जो है आपकी जॉब वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे आप CRPF के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दीज रूल शैल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही और शी अटेंड। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जिस महीने में वो 60 साल का होने वाला, उसका आखिरी महीना में आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी इस जॉब से। provided that a person whose age date of birth is on the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age। जैसे मैंने आपको बताया भी भाई 60 ईयर आप पूरे होने वाले हैं, तो उससे पिछले महीने की लास्ट डेट में आपको जो है, मतलब आपको 60 ईयर का होने तक जो है पूरा नहीं हो पाएंगे, उससे पहले जो है रिटायरमेंट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए। जैसे आप कल 60 साल के हो रहे हैं और कल अगर नया महीना लग रहा है, तो उससे पिछले महीने में ऐसे कि आप जैसे कि 1 मई को होने वाले हैं 60 ईयर के, तो आपका जो है 30 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल जो है आपका लास्ट हो जाएगा वहाँ से जॉब का, वहाँ से आपका उस दिन जो है रिटायरमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे बोला गया नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड एक्सटेंशन इन सर्विस बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपर एनुएशन। मतलब यहाँ पे बोला गया कोई भी पर्सन जो है वो उसको यहाँ पे वो रिटायरमेंट के बाद जो है यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा उसकी जॉब के लिए। इस बात को आप समझ सकते हैं, 60 से ऊपर यहाँ पे आपकी जॉब नहीं जाने वाली है। पावर ऑफ रिलैक्स बता देता हूँ आपको, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपेंडिएंट टू डू सो, तो इट मे बाय ऑर्डर एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person। मतलब कि मान लीजिए आगे चल के ऐसा होता है किसी रिजर्वेशन के कारण आपकी जो है ईयर बढ़ानी पड़ रही है, जो आपके रिटायरमेंट की एज बढ़ानी पड़ रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत है, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है कि आपकी ज़रूरत है उस काम के लिए, तो आप वो लोग अगर चाहेंगे तो आपकी रिटायरमेंट एक्स्ट्रा कर दी जाएगी, मतलब वहाँ पर टाइम बढ़ सकता है। सेविंग, nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the scheduled caste and the scheduled tribe, other backward classes, ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the central government from time to time in this regard। मतलब आपको बोला गया है सेविंग्स में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है किसको लेकर, आपके एज लिमिट को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। कंसेशन मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा, मतलब अगर आपकी कोई कास्ट के हिसाब से है कि आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से, तो आपको क्या हो सकता है कि ज़्यादा पैसा मिल जाए काम करने का, तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे बोला गया है। इंटरप्रिटेशन, if any question related to the interpretation of these rules arise it shall be decided by the central government। मतलब कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रूल्स लिखे हुए हैं हर चीज़ से रिलेटेड वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसा नोटिस में लिखा है। अगर कोई चेंज होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि चाहे वो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, एज लिमिट से रिलेटेड हो, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, एग्जाम्स के सिलेबस से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो।
अब देखिए स्केड्यूल में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी रहेगी। और नंबर ऑफ पोस्ट आपको बता देता हूँ 1,29,929 2023 के अंदर मेल के लिए बोला गया है। 1,25,000 लोग सिर्फ लड़के लड़कों को मिलेगी, और लड़कियां यानी कि फीमेल महिलाएं उनको 4,667 यानी कि 4,667 महिलाएं इसके अंदर होने वाली हैं। तो आप सोच रहे होंगे महिलाएं तो यहाँ पे बहुत कम रखी गई हैं, और जो मेल हैं यानी कि पुरुष हैं उनको जो है ज़्यादा संख्या में रखा गया है। तो अब वो जो है रूल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, किस तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, तो उस हिसाब से ये संख्या रहेगी। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट अपॉन वर्क लोड। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे काम का लोड कितना होगा, कि कौन सी पोस्ट मिलती है आपको, उस हिसाब से भी ये बात डिपेंड करेगी कि कितनी वैकेंसी होनी चाहिए। मतलब वैकेंसी हमारी चेंज भी हो सकती है, ये बोला गया है कि हमारा ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया फाइनल इतनी वैकेंसी है, बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना आप मान के चलिए इतनी जो है इतनी तो रहेंगी ही रहेंगी। क्लासिफिकेशन बता दूं आपको, जनरल, सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल कॉम्पिटेंट, इन सब का जो है ये आपका पोस्ट होंगी जो जनरल ड्यूटी के अंदर आएंगे कांस्टेबल के लिए सीआरपीएफ के अंदर। लेवल पे स्केल का बता दूं, लेवल 3 रहेगा, 3 लेवल का पे स्केल रहेगा। आपको नहीं पता तो गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं उसके अलग अलग पे स्केल्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, तो उसमें एक लेवल 3 है। तो उस लेवल की जो सैलरी होती है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपीज़ के बीच में आती है। उसमें कुछ भी हो सकती है, वो आपके काम पे डिपेंड करेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक सेंट्रल सर्विस आपको मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी 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 जो सैलरी होगी वो 25,000 30,000 ऐसी हो सकती है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसी तरीके से हो सकता है कि जनरल अगर आपकी ग्रुप सी हो गई तो बहुत बढ़िया हो गई उससे, तो ऐसे में उसकी फिर 35,000 हो सकती है। तो इन्हीं के बीच में लाई करेगी, मतलब इन्हीं के बीच में वो चीज़ आएगी कि उसकी एक्चुअल में कितना पैसा वो जो है आपको मिलेगा। अब देखिए सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये ऐसे ही है, इसको ये मतलब ऐसे ही पॉइंट है। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट। अब एज लिमिट की बात बता देता हूँ आपको, 18 से 23 साल के बीच में एज होनी चाहिए। 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ एस्केड्यूल कास्ट, एस्केड्यूल ट्राइब, और 3 ईयर और इन केस ऑफ ओबीसी क्लाइंट कैंडिडेट्स। अब एक बात आप समझिए, ओबीसी में यहाँ पे एनसीएल की बात हो रही है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, नोटिफिकेशन जरूर वो लिखा होगा कि ओबीसी में एनसीएल के लिए जो है 3 साल का रिलैक्सेशन। मतलब ये है कि अगर आप 23 साल के पूर्ण हो रहे हैं 2023 के अंदर, पूरे हो जाएंगे, तो इसमें क्या है कि आपको एससी कैटेगरी में है अगर आप, तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मतलब आप 28 साल के एज के होने तक इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सेम इसी तरीके से एसटी यानी जो आपका स्केड्यूल ट्राइब है उसमें भी आपको जो है 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन ओबीसी वालों को यहाँ पे क्या है, ओबीसी वालों को 3 साल ही मिलेंगे। उसमें भी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे पूरे साल की होती है, फैमिली एनुअल इनकम। हालांकि यहाँ पे एनसीएल लिखा नहीं हुआ है ओबीसी के आगे, लेकिन नोटिफिकेशन में शायद ये बात आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए नोट 1, द क्रूशियल डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए एसएससी आपका एग्जाम कराएगा, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। एसएससी जो है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये हमारा एग्जाम कराने वाला है। इसके लिए सीआरपीएफ की जो मैंने आपको 1,29,000 समथिंग यानी 1,29,000 समथिंग जो पोस्ट बताई उससे रिलेटेड। लेकिन एक बात और यहाँ पे बताया, एज लिमिट की जो डेट रहेगी कि किस डेट पे एज लिमिट डिसाइड करी जा रही है कि इस डेट तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, एसएससी डिसाइड करेगा। वो नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ होगा। अपर एज लिमिट भी जो है रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर जो है कैंडिडेट के लिए फर्स्ट बैच ऑफ एक्स अग्निवीर। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो अपर एज लिमिट है हमारा, वो रिलैक्सेशन 5 साल का मिल जाएगा किनको, वो कैंडिडेट को जो हमारे पहले बैच के एक्स अग्निवीर रहेंगे। मतलब कि जो अग्निवीर में जॉब कर रहे हैं और मतलब और वो पहले बैच से हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा अग्निवीर अभी लागू हुआ था, तो उस बैच के मान लीजिए पहले बैच के जो हमारे लोग होंगे अग्निवीर वाले, उनके जैसे 4 ईयर पूरे हो रहे होंगे और उनको अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए, तो उसमें उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसके लिए एज लिमिट के अंदर। तो ये बात आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अग्निवीर वालों की जॉब पूरी हो रही है वहाँ से 4 साल वाली, और अब वो चाह रहे हैं इस चीज़ को, इस साल उनकी अग्निवीर वाली जॉब पूरी हो रही है 4 साल की सपोज मान लीजिए, और अब वो चाह रहे हैं कि वो इसमें अप्लाई कर दें इस फॉर्म के लिए, तो वो अप्लाई कर सकेंगे, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा, एज लिमिट में मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब उनकी एज अगर 23 है तो 28 तक उन्हें भी एक्स्ट्रा 5 साल मिलने वाले हैं। अब अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू 3 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ एक्स अग्निवीर।
अब एक्स अग्निवीर का कोई भी हो, मतलब कि एक्स अग्निवीर मतलब कि अभी आप अग्निवीर में काम कर चुके हैं, चाहे आपका लास्ट चल रहा हो या बीच में ही आप छोड़ने चाह रहे हो, वो नहीं लिखा है यहाँ पे, तो उनको 3 साल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पे ये नहीं बोला गया फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच आप समझ सकते हैं, फर्स्ट बैच क्या होता है, जैसे मतलब अभी पहला बैच आपका जो है अग्निवीर का चालू हुआ है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट आर्मी क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल। मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी 10वीं पास यहाँ पे होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, मतलब भारत सरकार का होना चाहिए, या फिर राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट आर्मी क्वालिफिकेशन इन केस, या फिर कोई आर्मी से आपने करा है, आर्मी के स्कूल से करा है तो भी यहाँ पे चल जाएगा। इन केस ऑफ एक्स आर्मी पर्सोनल्स, यहाँ पे आर्मी के वाले स्कूल से अगर कॉलेज से आपने 10th करा हुआ है तो वो तभी चलेगा अगर आप एक्स आर्मी पर्सोनल्स रह चुके हैं, मतलब आर्मी में काम कर चुके हैं। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब एक्स आर्मी पर्सोनल्स मतलब उससे रिलेट करते हैं आप अगर तो। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शैल बी एप्लीकेबल एज पर द स्कीम प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। जैसा कि हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट हमें समय से समय के हिसाब से बताती रहती है कि हमारे को फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड कितना चाहिए इस रिक्रूटमेंट, इस भर्ती के लिए, जनरल ड्यूटी वाले कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सीआरपीएफ के अंदर। वो हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी नोटिफिकेशन के अंदर टाइम टू टाइम कि फिजिकल और मेडिकल की कितनी जो है आपको वहाँ पे ज़रूरत लगेगी, मतलब कि आपको हाइट और वेट से रिलेटेड जो है रिक्वायरमेंट जो मांगी जा रही है आपके फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते भी हैं ये एक फोर्स की जॉब है, तो फोर्स की जॉब में हमारे एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट भी होता है उसकी और मेडिकल टेस्ट भी होता है, तो दोनों के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी जाती है। पहले एक एलिजिबिलिटी रखी जाती है, जैसे हाइट में रखी जाती है कि समथिंग मान लीजिए 160 या 170 मेल की हाइट होनी चाहिए, फीमेल की जो है 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। तो इस तरीके से हमारा जो है मेडिकल और फिजिकल तरीके से जो है रूल्स रखे जाते हैं इन पोस्ट के लिए, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो भी हमारे को नोटिफिकेशन में टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मस्ट क्वालिफाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे जनरल ड्यूटी की थी पोस्ट कांस्टेबल में, और सेम और हमारा यहाँ पे टेक्निकल की भी थी, और हमारा जो एक और तरीके से हमने देखा उसकी पोस्ट भी थी। तो मेनली कांस्टेबल वाली जो पोस्ट होगी जनरल ड्यूटीज के लिए, उसके लिए हमारा यहाँ पे पर्सनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और वो और रिटन एग्जाम सबका होगा। ये दोनों चीज़ें जो है आपको क्वालिफाई करनी है आपके जनरल ड्यूटी वालों के लिए। एक्स अग्निवीर शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि एक्स अग्निवीर जो मतलब पहले से अग्निवीर में है तो उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने अग्निवीर के लिए भी जब जॉब ली थी तो उन्होंने अपना ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया था। तो अब भाई वो बोलेंगे भाई हमारा कितनी बार अग्निवीर टेस्ट लोगे, मतलब कितनी बार हमारा फिजिकल टेस्ट लोगे, हम पहले भी टेस्ट दे के आए अब यहाँ पे भी टेस्ट दे, हम मतलब हम दौड़ते ही रहे, हम मतलब टेस्ट ही देते रहे फिजिकल टेस्ट। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है एक्स अग्निवीर जो होंगे उनको ये चीज़ नहीं देनी, उनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना है। Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees. Period of probation, if any. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or as absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods. नॉट एप्लीकेबल 2 ईयर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 10% वैकेंसी शैल बी रिजर्व। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि 10% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर एक्स अग्निवीर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। कांस्टेबल की पोस्ट के अंदर जो जनरल ड्यूटी था हमारा उसके लिए, उन पोस्ट के लिए यहाँ पे बोला गया है कि 10% वैकेंसी जो है उनके लिए रिजर्व रहेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वाले में अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 100 में से 10 जो है उनकी रहेंगी फिक्स एक्स अग्निवीर वालों के लिए। In case of the recruitment by promotion or deputation absorption grade from which promotion or deputation absorption to be made, if the departmental promotion committee exists, what is its composition, circumstances in which union
पब्लिक सर्विस कमीशन इज टू बी कंसल्टेड इन मेकिंग रिक्रूटमेंट। देखिए वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मेन आपको बता दूं, ग्रुप सी डिपार्टमेंटल कंफर्मेशन कमेटी फॉर कंसीडरिंग कंफर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल और कमांडेंट, डेप्टी कमांडेंट और यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट, यानी हमारे जो है डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इसके, और डेप्टी कमांडेंट जो होते हैं मेंबर 1, ये आपको जानने की जरूरत नहीं इतना। ये हमारे को ये बता दिया गया है ग्रुप सी के अंदर हमारे को फॉर कंसीडरिंग कंफर्मेशन। आप देख सकते हैं ग्रुप सी के अंदर कौन कौन होता है, एक तो चेयरमैन होता है, एक डेप्टी कमांडेंट होता है, इस तरीके से ये सब लिखा हुआ है। तो हमारे को मेनली बात पता लग चुकी है कि हमारे यहाँ पे 1,29,929 वैकेंसी हैं। दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, 1,29,929 यानी कि 1,29,929 वैकेंसी निकले हुए हैं इस बार सीआरपीएफ के अंदर। हमारे कांस्टेबल और जीडी, जनरल ड्यूटीज़, टेक्निकल और इन सारे पोस्ट के लिए जॉब है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हमें ये मिस नहीं करनी है, किसी भी हाल में इसको नहीं छोड़ना है, इसको करना ही करना है। इसका सिलेबस और नोटिफिकेशन जो है वो एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि जैसे हो सके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। विद इन 1 मंथ या पता नहीं जो भी टाइम होगा उतने टाइम में वो नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर सारा कुछ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो हमने इस वीडियो में सारा डिस्कस कर लिया है भाई, मतलब एक आपको जनरल आइडिया तो लग ही गया है कि हमारे को इतना पे स्केल मिलने वाला है, ये इस तरह की जॉब है, इतनी सारी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हमें पता लग गई, एज लिमिट पता लग गई, क्वालिफिकेशन पता लग गई, पैटर्न पता लग गया, सिलेक्शन कैसे होगा, रिलैक्सेशन हमने देख लिया, एक एक चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को अब कर रहे हैं एंड, और अभी के लिए हमारा इस वीडियो में इतना ही था। इस सीआरपीएफ के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।